नमस्कार। आज का विषय है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के लेखक के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख कृतियाँ हैं, उनमें उनकी कृतियों में कविता संग्रह उनका है काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, और उपन्यास संग्रह उनका है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। इनका कहानी संग्रह है लड़ाई, और नाटक इनका है बकरी, भौ भौ खौ खौ, बतूता का जूता, लाख की नाक इनके बाल साहित्य हैं। चर्चे और चरखे उनके क्या हैं, लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में देखने को मिलता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। ये पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में है संस्मरण है, ठीक है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम मतलब यूरोप के रैम्स चैपल शहर में थे, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। यूरोप के जो रैम्स चैपल शहर है वो क्या कहा जाता है, गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया अपने भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर दयाल का फादर बुल्के के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो ये आपके पाठ्यक्रम में पाठ है। आइए शुरू करते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, यह सवाल किस ईश्वर से पूछे, ऐसा लेखक सर्वेश्वर दयाल का मानना है। फादर बुल्के की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुई थी। माना ये जाता है कि जहरखोरी से उनकी मृत्यु हुई थी। तो वही यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यह सवाल किस ईश्वर से पूछें कि जिनकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त तो कुछ और नहीं था, उनके लिए यह जहर विधान क्यों हो गया, उनकी मृत्यु जहर के कारण क्यों हुई, यह सवाल किस ईश्वर से पूछे, ऐसा लेखक का मानना है। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा सफ़ेद झाई मारती बूढ़ी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। ऐसा फादर बुल्के का स्वभाव था। लेखक बता रहे हैं कि मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती में महसूस करता हूँ। मतलब जब जहर के द्वारा फादर बुल्के की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई थी, उस पर लेखक वहाँ पहुँचते हैं
तो वहाँ कहते हैं कि इस तरीके से जहर का विधान क्यों बनाया गया कि जो सबको अपनत्व की दृष्टि से देखता था उसे किसने जहर के द्वारा मार दिया। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था, ऐसा लेखक मान रहे हैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे, मतलब उनके हंसी मजाक में वह निर्लिप्त भाव से शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। ऐसा लेखक फादर बुल्के के बारे में बता रहे हैं कि हमारे घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते थे। फादर बुल्के अपने आशीषों से सबको भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उस के मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। इस तरीके से फादर बुल्के ने मेरे बच्चे का अन्नप्राशन जो होता है उस कर्म को निभाया था। पहला निवाला फादर बुल्के ही मेरे बच्चे के मुंह में डाला था, ऐसा लेखक बता रहे हैं। कहाँ से शुरू करें, लेखक कह रहे हैं कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर जब फादर की साइकिल चलती दिख पड़ती थी, वह हमारे पास ही आकर रुकती थी और मुस्कुराते हुए साइकिल से उतरते हैं, फादर बुल्के देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया, ऐसा कहते हुए उनको कभी लेखक कह रहे हैं हमने फादर बुल्के को कभी क्रोध में नहीं देखा। और बेल्जियम में अक्सर उन्हें देखकर ऐसा लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। जबकि घर पूरा था, मतलब भरा पूरा उनका परिवार था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे उनके घर में। पूछ रहे हैं लेखक, अब बता रहे हैं कि जब फादर बुल्के से पहली बार मिले थे तो पूछे थे आपको अपने देश की याद नहीं आती? तो कह रहे हैं फादर बुल्के मेरा देश तो भारत है। मैं लेखक कह रहे हैं मैं जन्मभूमि की बात पूछ रहा हूँ। फादर बुल्के कहते हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है, ऐसा लेखक पूछते हैं फादर बुल्के से। तो फादर बुल्के कहते हैं माँ की याद आती है, बहुत याद माँ की आती है। ऐसा कह करके वह अपनी माँ की यादों में खो जाते हैं। चिट्ठियाँ उनके माँ की अक्सर उनके पास आती थी और फादर बुल्के अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रॉबिन्स को वह चिट्ठियाँ दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव उनके मन में नहीं था। पिता उनके व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था बेल्जियम में ही, और एक भाई काम करता था, उसका परिवार था। बहन सख्त और जिद्दी थी, इसलिए उसने बहुत देर से शादी की थी। फादर को एक आध बार अपनी बहन की शादी की चिंता सताई थी, ऐसा लेखक बता रहे हैं। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार ही परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम फादर बुल्के गए थे, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों किसी सरलता से मुस्कुराकर ऐसा लेखक को बताते हैं। कह रहे हैं माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि यह लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने के लिए जब धर्मगुरु के पास अपने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी उन्होंने, क्या कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। ठीक है, उस समय का ये नियम था। और वो कहते हैं कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी उनके मन में नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह उस समय सन्यास लेकर भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की उन्होंने पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता मतलब कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया उन्होंने। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में फादर बुल्के ने पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। किस नाम से किया? नील पक्षी के नाम से ब्लू बर्ड का रूपांतर फादर बुल्के ने किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने वहीं किया। और वहीं वो बीमार पड़े, वहाँ से पटना आए, फिर दिल्ली आए और चले गए। ठीक है, इनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुई। 47 वर्ष भारत में रहकर
और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर फादर बुल्के स्वर्ग सिधार गए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वह मतलब संकल्प से तो सन्यासी थे, पर मन से वे सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो वो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनके गंध महसूस होती थी, उनके रिश्ते की गंध। जब भी वह दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? अर्थात ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता है। उनके मन में सबके लिए अपनत्व था, ऐसा लेखक बता रहे हैं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, जो पूरी नहीं हुई। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए वो मतलब मंच से हर तकलीफ अपने दिल की अपनी जुबान पे लाते थे और बयान देते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिले। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें जुझलाते हुए देखा है और हिंदी के लिए हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया गया। बाकी कभी उनको गुस्सा करते हुए लेखक ने नहीं देखा। बस इसी एक तर्क पर उन्हें चिंता होती थी। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए अकाट्य तर्क हुए देते थे और बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुझलाते हुए देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया गया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। मतलब लेखक जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्हें अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु भी उस समय याद आ रही है जब फादर बुल्के की मृत शरीर को देख रहे हैं। और उस समय जो फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना दिया था वह भी उस समय याद आ रहा है। आज फादर बुल्के नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी हैं। ताबूत मतलब लाश रखने वाली उस चीज़ को कहा गया है जिसमें लाश रखी जाती है। और बता रहे हैं लेखक कि उनकी अंगुलियां सूजी हुई हैं और जिस्म पर उनका हाथ पड़ा हुआ है। हाथ फैलाकर वो मुझे गले नहीं लगा रहे हैं, ऐसा उस समय भावुक होकर के लेखक कहते हैं। जो शांति बरसाती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। ठीक है, जो उनके हाथ शांत बरसाते थे और वह चेहरे जो शांति की ही हमेशा परिभाषा सिखाते थे, वो चेहरे आज स्थिर है। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी हुई थी। मतलब कब्र भी उस समय विस्मित थी, वह भी उस समय आश्चर्यचकित थी, अवाक मुंह खोले हुए लेटी हुई थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार विजयेंद्र, स्नातक अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से ही वहाँ खामोश दुख के किन्हीं अपरिचित आटों से दबे हुए थे। मतलब पहले से ही आकर वो लोग वहाँ खड़े थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार उनका शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, क्या कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों, ऐसा उन्होंने कहा। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी
सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो प्रतिमूर्ति थे चले गए, जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं इस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, ऐसा लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि जितना हमने समझाया है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।